और लड़कों ज़रा ध्यान से इस सेगमेंट को देखना, गौर से इस सेगमेंट को देखना। ये तुम्हारी बात हो रही है, बहुत कम होती है तुम्हारी बात, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ वो शख्स जो तुम्हारी बात करूँगा, तुम्हारा मुकदमा उठाऊंगा। अच्छा, जब हम लड़कों की बात करते हैं, उनकी खूबसूरती की बात करते हैं, उनके मयार कुछ और है। ठीक है, लड़के को हैंडसम कहते हैं, भाई हैंडसम लड़का लग रहा है, ठीक है, उसकी वो ब्यूटी के मयार वैसे नहीं है लड़की वाले। अच्छा, लड़कियों के पास तो बहुत कुछ है अपनी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए, तो उनके बालों की बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें मेकअप उनके पास अवेलेबल है, लिपस्टिक लगा देती हैं, सब चीज़ें। लेकिन लड़के बेचारे जब भी अपना ख्याल रखने पर आते हैं तो क्या करना है, उन्हें अपने बालों को बचाना है। ठीक है, कि खुदा करे कि मेरे बाल ना गिरे, बस ये लड़कों की दुआ होती है। लेकिन वही बाल लड़कों के गिर रहे होते हैं। आजकल तो देखिए ना, पहले तो था कि जो लोग एजेड लोग हैं या फिर 50 से ऊपर, फिर उनके बाल गिरना शुरू होता है, और नेचुरल प्रोसेस है भाई, उसमें हर आपके लिम्स वीक हो रहे होते हैं, बाल भी आपके गिर रहे होते हैं। लेकिन अब तो नौजवानों में हम ये देख रहे हैं कि बाल गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। अब उसकी वजूहात हो सकती हैं, उसकी वजह जीन्स भी हो सकते हैं कि भाई आपको ये अपने फादर से मिला है कि उनके बाल कम थे, उनके बाल जल्दी गिर गए थे, तो आपके भी गिरे। फिर ज़हनी दबाव भी, टेंशन भी एक इसकी वजह है। फिर मेल न्यूट्रिशन भी वजह है इसकी कि आपके अंदर कोई कमी है, कोई डेफिशिएंसी है जिसका आप टेस्ट नहीं करा है, जिसका इलाज नहीं करा है। लेकिन जो कुछ भी है, लड़कों की एक ही ख्याल रखने की चीज़ है, वो बाल है, जो उनकी अपीयरेंस को, उनकी शख्सियत को इन्हांस करती है और बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर वेल ड्रेस है लड़का और बाल ज़रा कम है या गंजा है, तो वो उसको अलग तरीके से ज़ाहिर देखा जाता है। फिर उसको फिर लोग पैचेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसीलिए लड़के अपने आप को हैंडसम मज़ीद दिखाने के लिए फिर बाल भी लगवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है और क्या इसके तरीके हैं अपने बालों को बचाने के, और ट्रांसप्लांट जो हो रहा है उसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए तरीके आ गए, ये सब हमें बताएंगे। डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स ने हमें ज्वाइन किया है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बड़ा नाम है और बड़े लोगों के मसाइल हल किए हैं बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज किए हुए हैं, तो बड़ा तजर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन। सलाम, सुबह खैर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो मैंने कहा कि लड़कों के लिए एक ही प्रेशियस चीज़ है उनकी, वो बाल है, उनको बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश होती है लड़कों की, लेकिन वो बच नहीं पाते। वजह क्या है वैसे लड़कों में बाल गिरने की, बाल झड़ने की? क्या मेडिकल साइंस क्या कहती है हमें? हेयर फॉल के बहुत सारे वजूहत है, जिसमें सबसे कॉमन जो है, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसको मर्दाना गंजापन आम जुबान में कहा जाता है। एंड्रो का मतलब एंड्रोजन या मेल हार्मोन, और जेनेटिक फैक्टर मिलके एलोपेशिया करते हैं। तो अक्सर लोग मुझे बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरे तो वालिद के बाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जेनेटिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि एक जीन कई जनरेशन स्किप भी कर सकता है। सो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ज्यादा कॉमन वजह है मर्दों में हेयर फॉल की। इसके अलावा भी बहुत सारे वजूहत हैं, जिसमें से ट्रैक्शन एलोपेशिया है, जिसमें स्कारिंग एलोपेशिया है, और सबसे जरूरी चीज जो कॉमन है, जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड या ऑटो इम्यून, उसे कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा या बालजड़। तो वो और भी बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं बाल गिरने के। जी अच्छा, ये जो आपने बताया बाल झड़ जो बताया, ये हम क्या लड़के अपना ख्याल नहीं करते कि बाल झड़ हो रहा है, ठीक है जी सही हो जाएगा, अगर उसका बर वक्त इलाज करा लिया जाए, ठीक है, तो ये कंट्रोल हो सकता है ना? जी जी जी, ये बिल्कुल ट्रीटेबल डिजीज है, और इसके इलाज मुमकिन है। इलाज में से खाने वाली, लगाने वाली अद्वियात के साथ साथ लेजर्स का इस्तेमाल, एक्सामर लेजर वगैरह वगैरह, अगर जरूरत पड़े तो ये काबिल इलाज है। और इसको बर वक्त, ये सिर्फ लड़कों का नहीं, एलोपेशिया एरियाटा दोनों जेंडर्स में हो सकता है, और वो बड़ा होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो सर्कल बड़ा होता जाता है। सही है। तो मुझे बताएं, पहले हम बाल बचाने की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद हम ट्रांसप्लांट और उसके तरीकों की बात करेंगे। तो कैसे अपने बाल बचाए जाएं? ऑयलिंग एक तरीका है, आपने ऑयल लगाया, कितनी देर तक लगाया जाए ऑयल, और कब इसको वॉश किया जाए, कौन से शैम्पू यूज, रोजाना शैम्पू लगाया जाए, नहीं लगाया जाए? जी, ये बड़ा जरूरी सवाल है ऑयलिंग का और शैम्पूइंग का। मेडिकल साइंस के अंदर ऑयल का जिक्र हमारी किताबों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि ऑयल जो है ना वो हेयर लॉस को बचाता है या हेयर फॉल को बचाता है या कोई रीग्रोथ करता है। अच्छा, आपका जो नजर आने वाला फॉलिकल है या बाल का वो हिस्सा है
जो आपको नजर आता है स्किन से बाहर, ये डेड केराटिन है। इसके अंदर न कोई ब्लड वेसल है न कोई और चीज है। बालों का जिंदा हिस्सा जिल्द के नीचे, तो कोई भी बाल गिरने की बीमारी जो है ना, हम उसको उसके जिंदा हिस्से को ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है। तेल लगाना, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये कुछ मुल्क इसमें तेल लगाने का रुझान है। नहीं दुनिया में तेल डॉक्टर साहब, लगाने नई का बात बताई आपने। जी, मतलब ये पेनिट्रेट नहीं जी हाँ, करता दुरुस्त तेल, बता रहा हूँ। तेल अंदर पेनिट्रेट करके रूट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करता क्या? नहीं, बिल्कुल तेल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। कुदरत ने सर के जो हेयर फॉलिकल है उसके अंदर अपना एक स्पीशीज ग्लैंड बनाया हुआ है। वो खुद ही वो जो न्यूट्रिशियस जो भी चीज रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा वो जो सीबम जिसे हम कहते हैं ना, वो खुद ही सेक्रेट होके और बालों को थोड़ा बहुत ऑयली रखता है। लेकिन कभी कभार वो कुदरती तेल जो स्कैल्प के अंदर बनता है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपने सुना होगा ना खुश्की, डैंड्रफ, जिसको हम अपनी जुबान में सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। उसका भी इलाज ऑयली रखते हैं, उसका भी इलाज ऑयली रखते हैं कि ऑयल लगा लो, और ऑयल लगाने से तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ और बढ़ जाता है। होता क्या है कि एक फंगस है मेलासीजिया फरफर, ये वाला फंगस, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइपोफिलिक फंगस या ऑयल लविंग फंगस। ये फंगस उस ऑयल पर परवरिश करता है जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स जो बालों की जड़ में पाए जाते हैं, वो जो तेल बनाते हैं या सीबम, उस पर परवरिश करता है। वो एक्स्ट्रा तेल बजाते खुद इस फंगस की खुराक है। तो जब तक हम उस एक्स्ट्रा ऑयल को वॉश आउट ना करें, ऐसे कंडीशंस में हम अगर डेली सर का स्कैल्प धो ना लें, तो ये फंगस फर्दर ग्रो करता है। और बाहर से जब आप तेल देंगे तो फंगस और खुश हो जाएगा, उसको खुराक मिलती जाएगी। ये सारी आप थ्योरी को मतलब डिनाई करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज बताएं, जब आपने कहा कि ऑयल से कुछ नहीं होता और वो पेनिट्रेट भी नहीं करता और ऊपर की, तो फिर इसका मतलब स्प्रेज और ये वैक्स और ये और दीगर जेल वगैरह, तो ये भी डैमेज नहीं करते बाल की रूट को? इसका मतलब है ये भी अंदर नहीं जाते? नहीं, देखिए, स्प्रेइंग या वैक्सिंग जो है ना, वो वाला वैक्स जो सर के बालों को तर रखता है, या वो वाला स्प्रे जो हेयर स्टाइलिंग स्प्रे, वो तो आपके स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। लेकिन आपका जो ऑयल है ना, ऑयल का कोई फायदा नहीं सिवाय तकिए खराब करने के, कपड़ों के कॉलर खराब करने के और समझ गया। लेकिन यानी इसका मतलब स्प्रे जो लगा रहे हैं, लोग कहते हैं ना डैमेज होंगे बाल आपके स्प्रे से, तो कैसे डैमेज होते हैं? वो अंदर जाके डैमेज होते हैं, ऊपर से टूटते हैं, इसलिए कहते हैं डैमेज होंगे? नहीं, अगर बहुत ज्यादा कोई हार्ड आप मटेरियल यूज करें जो हेयर शाफ्ट का फ्रैक्चर कर दे, वो एक पॉसिबिलिटी। अदरवाइज जनरली ये जो नॉर्मल स्प्रेज है, ये हेयर स्टाइलिंग स्प्रेज, ये कोई भी लगा सकता है। यानी ये रूट को डैमेज नहीं करता है? एक्सेसिव ट्रीटमेंट है। जी, रूट को ये डैमेज नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो ये आपने बड़ी ऐसी बात बताई है, मतलब आई ओपनर है ये लोगों के लिए। हम तो तेल लगा जी हाँ। एक मतलब नहीं समझते थे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बताइए, ग्राफ्टिंग वगैरह, ये पीआरपी, एक्सोसोम्स, ये क्या है? ये कौन कहां से कराना चाहिए? और एक और सवाल ये था कि पीआरपी और एक्सोसोम्स के साथ आपने ट्रांसप्लांट का भी जरूरत पड़ जाती है, या फिर 90% केसेस में मसला हल हो जाता है और बाल रीग्रो कर जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बाल बचाने के लिए और हेयर फॉल रोकने के लिए पहले तो हमारी कोशिश होती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स किए जाएं। ठीक है। और अगर कोई उससे भी कंट्रोल में ना आ रहा हो, तो नॉर्मल मेडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, खाने और लगाने वाली। अगर उससे ना आ रहा हो, फिर हम इंजेक्टेबल्स के उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। पहले हम पीआरपी पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, तब एक्सोसोम्स का इतना रिवाज नहीं था, इतना यूज नहीं था। आजकल एक्सोसोम्स कमाल करते हैं, वो मेडिकेशन के साथ मिल के ना आपका मसला काफी हद तक अच्छा कर देते हैं। और कभी कभार होता ये कि आपका जो हेयर लाइन है, फ्रंट हेयर लाइन, वो बिल्कुल होता ही नहीं है, तो वो रिस्टोर करने के लिए हमें उस पेशेंट के लिए इन ट्रीटमेंट्स के साथ हेयर ट्रांसप्लांट भी कंबाइन करना पड़ जाता है। लेकिन ये सारी बातें केस टू केस वेरिएशन है, हमें देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को किस चीज की जरूरत है।
हर केस में हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती और हर केस में इंजेक्टेबल्स की तरफ नहीं जाना पड़ता। तो हेयर फॉल पे डिपेंड करता है कि उसकी सिवियरिटी क्या है। इसको हमने क्लासिफाई किया है ना, नॉरवुड्स, हैमिल्टन नॉरवुड्स क्लासिफिकेशन, टाइप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक बाल्डनेस होती है। ठीक है। तो ग्रेड 7 वो है कंप्लीटली बाल्ड है एक बंदा। आजकल लोग कंप्लीट बाल्डनेस तक जाने नहीं देते अपने आप को, हल्के से भी बाल्डनेस को भी ट्रीट करने शुरू हो जाते हैं। और आपके बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं आपके, जो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे आपके मॉडलिंग वगैरह में हो, जो भी है, ये सारे लोग अपने आप को उस हद तक गंजा नहीं होने देते कि पहले नजर है कि बंदा तो गंजा था और अब जो है ना, अब वापस बाल आ गए। तो पैचेस भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे तो मुझे एक बात बताएं जी? कि कभी पैचेस भी लगा लेते हैं ना, अब तो पैचेस का जमाना भी आ गया, तो उसकी वजह से क्या अच्छा जहां पैच लगता है डॉक्टर साहब, क्योंकि लगाए रहना पड़ता है पूरा दिन, आपने लगाना है भाई, सुबह उठे आपने तरीके से लगाया या लगाया, तो उस जगह के बाल फिर कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि देखें ना उसको ऑक्सीजन मिल रही है पूरा दिन वो, और उसमें मॉइस्चर भी है, तो वो तो फिर भूल ही जाए वहां बाल आना, है ना? जी आप पैचेस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, हेयर पैचेस और जो विग जिसे आम जुबान में कहा जाता है, ये सारे ट्रीटमेंट्स जो है ना, ये तब इनकी जरूरत पड़ती है जब एक बंदे की स्कैल्प की वो हालत हुई हो जिसको कोई उम्मीद नजर ना आती हो। मैं मिसाल देता हूँ, बालजड़ का एक किस्म है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें बालजड़ पूरे सर को इन्वॉल्व करता है, आईब्रोज को इन्वॉल्व करता है, आई लैशेस को करता है, मूंछों और दाढ़ी को इन्वॉल्व कर जाता है। उस कंडीशन में फिर होता ये कि बालजड़ रिकरेंट हो जाता है, बार बार होता है। इसी तरह एक और कंडीशन है टोटालिस, एलोपेशिया टोटालिस, जिसमें सारे सर के बाल गिर जाते हैं। इन कंडीशंस में क्योंकि बालचड़ बार बार होता है और मरीज जो है ना लंबे अरसे के लिए दवाइयां लेने का कोई फायदा इसलिए नहीं होता, बार बार हो रहा है उसको। सही। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि चूंकि आपका रिकरेंट है हेयर शेडिंग और बालजड़, तो आप विग की तरफ जा सकते हैं। बस मुख्तसर डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आपने ट्रांसप्लांट कराते हुए ख्याल रखना, आपने कुछ चीजों का वो बता दें, क्योंकि हमने देखा है बहुत से केसेस खराब भी हो गए। साजिद हसन बड़े एक्टिव थे, उन्होंने खुद दिखाया कि किस तरीके से मेरा बुरा हाल किया है सर का, तो ये जरूर आपने ख्याल रखा। आपने जिक्र किया साजिद हसन साहब का। साजिद हसन साहब के केस में मैं ये बताता चलूं कि साजिद हसन साहब माशाल्लाह अल्लाह उनको और भी लंबी जिंदगी दे, बड़ी उम्र के बंदे, और उस कंडीशन में कभी कभार होता ये है कि जो कोमॉर्बिड्स हैं, कोमॉर्बिड्स का मतलब है कि पेशेंट स्मोकर भी हो, उसकी उम्र भी ज्यादा हो, वो डायबिटिक भी हो, वो हाइपरटेंसिव भी हो, उसको शुगर भी हो, ब्लड प्रेशर भी हो और उम्र भी ज्यादा, तो ऐसे कंडीशंस में फिर हेयर ट्रांसप्लांट के फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल बंदे के जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेहतमंद जो वेसल्स होते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके जो खून की रगें हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, वो सुकड़ना शुरू हो जाती है। उस केस में फिर विगी सही है आपके लिए, इस केस में फिर विगी सही है, आप मुझे ज़हमत ना करें। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, मैं कराची आपका आना हो तो जरूर आए, स्टूडियो में बैठ के फिर मजीद तफसीली बात होगी इसमें। बहुत शुक्रिया सर।